हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग डीलेट का पीवाईक्यू करेंगे। अभी हम लोग ओल्ड एज से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू ओल्ड ईयर का, क्योंकि ओल्ड ईयर का रिपीटेशन ज़्यादा रहता है और करेंट ईयर का रिपीटेशन थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग पहले ओल्ड ईयर का करेंगे, फिर बाद में करेंट ईयर का करेंगे। और अभी हम सिर्फ जीके जीएस करेंगे, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि अभी एग्ज़ाम का सिक्योरिटी अभी नहीं मिल पा रही है। जब तक कि एग्ज़ाम का सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही तब तक हम लोग जीके जीएस करेंगे। और जैसे ही इसका डेट आ जाता है तो हम लोग बैक टू बैक इसी चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश का भी कराया जाएगा इस पे पीवाईक्यू, और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम विज्ञान का प्रश्न करेंगे 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि नहीं किया जा सकता है, तो किया कौन जा सकता है, तो किया इसमें हल्दी का जा सकता है। किया कौन जा सकता है, मिथाइल ऑरेंज का किया जा सकता है। किया किसका जाता है, फिरमिथ्रिन का। तो इसमें पूछा गया कि नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है तो ये हमारा मिथाइल मूल्य आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में सूचक की तरह किसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में हल्दी दिया रहता है, बाकी 3 ऑप्शन जो होते हैं वो उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आंसर हमारा हल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम ये सारे ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे, किसका सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसका सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेन इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हल्दी हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिलिप्तीन हो गया। ये तीनों हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। हल्दी भी है, मिथाइल ऑरेंज भी है और फिलिप्तीन, ये ज़्यादातर याद रखिएगा कि ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर। जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे आपको अगर ये फार्मूला पता होगा बल का तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि F बराबर जो फार्मूला होता है ma इंटू मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पे बल जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है और यहाँ पे त्वरण है। अब यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे तो 1/1 इक्वल 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि ये जो त्वरण है ये त्वरण का यूनिट होता क्या है। तो त्वरण का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखेंगे सारे ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, लेकिन त्वरण का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है त्वरण का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा जो इस 87 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, मतलब बताया जा रहा है कि कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। अब हमको देखना है कि 15 में तो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का जो संकेत होता है वो P होता है। तो 15 है, तो अब हम इसको चेक करने के लिए कि कौन सा पहला ऑप्शन दिया है या कौन सा वर्ग का है, तो इसको चेक करने के लिए हमको इसको SPDF में दर्शाना होगा। SPDF क्या है, SPDF एक उप कक्षा है, किसका है, तो KLM का है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि SPDF में कितने कितने मैक्सिमम एलिमेंट रखे जाते हैं। और ये SPDF जो दिया जाता है ये उपकक्षक है KLM का। तो S में रखा जाता है 2 एलिमेंट मैक्सिमम, इसमें 6 रखा जाता है, D में रखा जाता है 6, 10 रखा जाता है और इसमें 14 रखा जाता है। अब हमको देखना है कि इसमें सजाया कैसे जाता है। तो ये उपकक्षक है, 1s है, ये 2s है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके सजाया जाता है। तो इसमें 15 एलिमेंट है, तो हम लोग 15 एलिमेंट को इसमें हम 15 इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, उसके बाद हो गया 2p6 हो जाएगा, उसके बाद 3s2 हो जाएगा, उसके बाद 3p3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15 हो गया। अब हम देखेंगे कि लास्ट उपकक्षक में यानी 3 उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, कितने आ रहे हैं, 5। अगर जी हमारा जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उपकक्षक में, अगर जो वहाँ पे 1 2 आता तो इसका वर्ग क्या होता है, 1 और 2 होता है। अगर किसी के लास्ट में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 हो रहा है, तो इसका वर्ग क्या होता है, 13 14 15 होता है। तो यहाँ पे अभी हमारा 5 आया, तो 5 आया तो इसका वर्ग कितना होगा, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही दिया हुआ है। अब हम देखेंगे तत्व की संयोजकता कितना है। तो तत्व की संयोजकता कितना है,
अभी हम जस्ट हम लिखे कि 3s2 लास्ट में लिखे थे और 3p3 लिखे थे, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका संयोजकता भी कितना है 3, यानी 2 नंबर भी ठीक। लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वही तत्व क्या होते हैं संयोजकता आते हैं, वो भी लास्ट में कितने आने चाहिए 1 2 3 आने चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 2 3 आती है। अगर ये 4 5 6 है 4 5 6 7 ये जो है तो इसमें क्या होता है ये 4 - 8 हो जाता है, 5 - 6 हो जाता है, 5 - 8 हो जाता है और 7 - 8 हो जाता है, यानी कि जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन -8, तो इसमें माइनस में आएगा, तो लेकिन माइनस लेना नहीं होता है, हमारा जो मेन डिजिट होता है वही हमको लेना पड़ता है। तो ये सारे संयोजकता हो जाते हैं। अब हम देखेंगे तत्व धातु है या धातु। अब जिस तत्व के बाहरतम कक्षा में 1 2 3 होंगे यानी ये धातु होंगे, तो आप यहाँ पे अभी तो 3 देख रहे हैं, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि ये धातु है। धातु को चेक करने के लिए हमको 3 SPDF में चेक नहीं करते, वो KLM में चेक करते हैं। तो आइए हम KLM में चेक कर लेते हैं। अभी KLM क्या है, अभी हम पहले थोड़ी देर बताए थे कि KLM जो होता है वो कक्षक होता है और SPDF जो होता है ये उपकक्षक होता है। अब KLM में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें वो देख लेते हैं। KLMN इसमें होते 2 8 18 और ये N है 2 8 18, ये हो जाएंगे 32। ये 2 8 18 32 कैसे होता है, नील्स बोर ने ये दिया था 2n², यानी 2n² के बेस पे इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ये कक्षक 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 है तो यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 1 × 2 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 × 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें रखा जाता है। अब हम KLM में समझाएंगे 15 को एलिमेंट को, तो KLMN तो इसमें 2 रखेंगे, इसमें 8 रखेंगे, 10 हो गया। और इसमें कितना रखेंगे 5। अभी हम बताएं कि किसी तत्व की लास्ट ये संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं 8 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है उसमें से -8 कर देते हैं। यहाँ पे 5 - 8 कहेंगे तो इसका -3 जाएगा, लेकिन 3 हमको तो लेना है, 3 तो लेना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि SPDF में भी 3 आया था। अब इसमें देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका लास्ट में के जो एलिमेंट है कितना है 5। अभी हम बताए थे कि N 2 1 2 3 रहेगा तो इसका ये क्या होगा धातु होगा, और जिसका 4 5 6 होगा वो क्या होगा धातु, तो इसका तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या है ये भी क्या है अधातु है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में क्या शामिल होता है, तो किंगडम मोनेरा में शामिल होता है हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों की पानी में डुबाने पर दोनों में समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तो तब दोनों गोलों का समान होगा। जब समान धातुओं में से बने गोलों को पानी में डुबाते हैं तो ये समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तो तब दोनों में क्या होगा। अगर ये समान उत्प्लावन बल लगा रहा है इसका मतलब समान उसका वेट होगा, समान आयतन होगा, वेट नहीं समान आयतन होगा इसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा समान आयतन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। हम बताया कि LPG में पहले LPG का फुल फॉर्म देख लेते हैं। LPG आया तो LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये हमारा होता है। ये आगे चल के देखिएगा, आगे चल के किसी न किसी सेट में ये इसका आएगा। तो यहाँ पे LPG में कौन सा होता है, तो LPG में ये प्रोपेन भी होता है, N ब्यूटेन भी होते हैं, आइसोब्यूटेन भी होते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शन हो जाएंगे, A B C भी हो जाते हैं। ये इसका आंसर करेक्ट कितना हो जाएगा D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा। अगर ये भी एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर जो आपको फार्मूला पता होगा तो आपको इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें दिया क्या है, P बराबर दिया हुआ है 100 वाट और हमारा V इक्वल कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट। और पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है VI होता है। तो P यहाँ दिया हुआ है 100 और V दिया हुआ है 250 × I, 10 से 10 यानी 10/25 हो जाएगा, इक्वल I हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा 0.4। 0.4 क्या हो जाएगा एम्पियर। I क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा के सही यूनिट क्या था एम्पियर। तो 0.4
एम्पियर। 0.4 एम्पियर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि अब देखिए, जब भी आप इंजेक्शन लिए होंगे तो डॉक्टर बैक्टीरिया वायरस को दूर करने के लिए वो स्पिरिट लगाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे कीटाणु होगा वो चले जाएंगे। नहीं तो अगर जो वो नहीं लगाएंगे तो इंजेक्शन के सहारे वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में फिर दिक्कत प्रॉब्लम करती है, इसलिए वो स्पिरिट लगाते हैं। तो हमारा जो बॉडी होता है वहाँ ठंडक महसूस करता है। क्यों? देखिए, कभी भी आप पंखा चला रहे होंगे तो आपको ठंडक महसूस होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आपके शरीर में जो पानी होता है वो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। माने तो जो शरीर के ऊपर में आपकी त्वचा पे जो पानी होते हैं वो वाष्पीकृत करके उड़ जाते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। सेम उसी कारण इसमें भी वही होता है। जब भी हम स्पिरिट लगाते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो इसे क्या करता है? वाष्पीकृत कर देता है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? ठंडक महसूस करता है। तो इस ऑप्शन में जो 93 है इसका बी नंबर में दिया हुआ है कि हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो 93 का क्वेश्चन नंबर कितना, आंसर कितना हो जाए? बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। ये सारे PYQ है। 94 में हम लोग अब देखेंगे कि 94 में क्या है। 94 में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस पाया जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी बनाने में बात किया जाए तो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और साइड मिरर की बात करें तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है जो बाइक वगैरह के पीछे लगा होता है वो होता है। ये याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम अक्सर पूछा जाता है। दाढ़ी बनाने में दर्पण तो अवतल दर्पण, और साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण। आप हमारी आँख में तो उत्तल लेंस। ध्यान से 95 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन इसको साइंस में भी इंक्लूड किया जा सकता है। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण तथा सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। देखिए, ये है मैथ का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ पे है तो बता देते हैं। देखिए, जैसे 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है इसका, 6 दिया हुआ है इसका, ये आयत है और यहाँ से यहाँ बोल रहा है या यहाँ से यहाँ बोल रहा है, कोई कहीं से भी जा सकता है। तो ये तो विकर्ण हो गया। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये 8a हो गया, मान लीजिए l हो गया, और ये 6b हो गया, यानी लंबाई या ये चौड़ाई। तो जो विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण का, वो क्या होता है? √l² प्लस b²। l कितना दिया हुआ? 8, 8 का स्क्वायर कितना है? 64, प्लस b का कितना है? 36, 36 6 का कितना है? 36। तो ये हमारा जो जोड़ क्या आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा आंसर जो आएगा कितना है? 10 मीटर। जिस ऑप्शन में 10 मीटर है उसको हम लोग क्या करेंगे? वही हमारा आंसर होगा। तो 95 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? जानते हैं कि ओजोन परत किस चीज़ से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ओजोन परत जो होता है किस चीज़ की? तो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। और यही पराबैंगनी किरण सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुंचाती है? तो वो त्वचा को पहुंचाती है, त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा में कौन क्या होता है? तो त्वचा में मेलानिन के कारण त्वचा क्या होता है? काला होता है। मेलानिन के कारण क्या होता है? त्वचा काला होता है। यही मेलानिन है जो पराबैंगनी किरण अगर जी ये ओजोन परत में छेद हो जाता है तो सबसे पहले जो कैंसर वगैरह होगा वो गोरे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, काले लोगों को कम करेगा, क्योंकि काले लोगों में मेलानिन की ज़्यादा मात्रा होती है। अब हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? साहसी अपस्थानिक जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? साहसी अपस्थानिक जड़ कहलाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के प्राथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अभी हम बताए हैं कि जो परमाणु के लास्ट में जो संख्या उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जिस
जिस परमाणु की भातम कक्षा में 1, 2, 3 होगी उसको क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। और 4, 5, 6, 7, 8 होगा तो उसको क्या करेंगे? उसमें से -8 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संयोजकता आ जाएगा। तो ये माइनस नहीं लेना है उसमें। अगर ये जैसे -5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा तो माइनस नहीं लेना, 4, 5, 3 लेना है। वो क्या हो जाता है? संयोजकता। यहाँ पे ये जानना है कि 1, 2, 3 हो गया तो उसको संयोजकता बोलेंगे, लास्ट में होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पीयर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक मान कितना है? अब देखिए 0 से लेकर 2 एम्पीयर के बीच में 20 भाग है, तो एक भाग का हमको निकालना पड़ेगा। एक भाग के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक भाग को निकालने के लिए 2 में हम लोग 20 से भाग देंगे, यानी हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 एम्पीयर। इसका हमारा जो आंसर कौन सा होगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर हमारा। ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देंगे, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलन हो। देखिए इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, तो याद रखिएगा इसमें हाइपोटोनिक होता है। अगर ये बाहर विलय होगा तो क्या होगा? हाइपोटोनिक। हाइपर नहीं, हाइपोटोनिक। 101 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। अब देखिए पौधों के नस्लों में आपको क्या करना है? सुधार करना है। तो आपको क्या कीजिएगा? रोगाणु मुक्त प्रजातियाँ लगाना पड़ेगी, जिसमें रोगाणु नहीं हो वही प्रजातियाँ आपको लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही होता है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा फल हो वो वाला हम लगाएंगे, ताकि हमारे नस्लों में क्या सुधार होगा। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति मतलब जल्दी पक जाए फल, जल्दी फल आ जाए, तो ये भी होना चाहिए। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब हम प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम क्या होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जान रहे होंगे हम लोग। जो मनुष्य हो जाता है वो यूकैरियोटिक होता है, जो बैक्टीरिया वायरस हो जाता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। ये हिस्टोन क्या होता है? ये जो हिस्टोन जो होता है, जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी जो रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का जो बनता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिस्टोन। हिस्टोन के बिना रक्त का थक्का नहीं बन सकता। पूछा भी जाता है कि किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बन सकता है, तो हिस्टोन के कारण नहीं बन सकता है। अब 102 हो गया। 103 नंबर देखेंगे हम लोग। एक 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टैट जीनोम किस प्रकार का उपकला का एक उदाहरण है? तभी हम बता देते पहले इसको। देखिए पूछा है कि स्टैटम जर्मिनेटिव किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो ये हमारा किस प्रकार का स्तंभ उपकला का उदाहरण है। ये 104 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा कौन सा है? तो इसमें से जो जीवाश्म ऊर्जा है वो है कोयला। जीवाश्म ऊर्जा क्या है? कोयला। सौर ऊर्जा, बायोगैस, थर्मल ऊर्जा ये सारे नहीं हैं। और सौर ऊर्जा और बायोगैस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। ये वायरस द्वारा फैलती है। जानते होंगे कि वायरस द्वारा फैलती है, विषाणु है। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन में कैसे कैसे क्वेश्चन है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? बाजरे का ग्रुप का आपको लग रहा होगा कि मक्का होगा, बाजरा होगा और ज्वार, ये तीनों लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मक्का जो है वो बाजरे ग्रुप का नहीं है। ज्वार होगा, रागी होगा और ये बाजरा होगा। बाजरे ग्रुप का मक्का नहीं होता है। तो हमारा भारत में रेल परिपथ कब हुआ था? ये 1853 में हुआ था। कहाँ से कहाँ चला था? 1853 में हुआ था। कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? मुंबई से थाने तक चले थी। और ये ट्रेन कौन सा था? तो ट्रेन था पेनिसुनोवो, इसी तरह का नाम है, मतलब कि
ट्रेन का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे पूछा गया कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। 107 का आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। कौन थे अध्यक्ष, फजल अली थे। इसके पीछे बहुत से सारी कहानी, अगर ये कहानी बनाने लगेंगे तो ये बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको कहानी अगले सेशन में हम जब भी आएगा तो ये क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट करती है, तो 56 में करती है। 56 में करती है तो कितने राज्य बनते हैं, 14 राज्य बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी यानी 6 संघ शासित प्रदेश बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये 10th का क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि स्वास्तिक होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। अब समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से लेके 20 तक का होता है, 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक का होता है, जिसमें 14 में नंबर में क्या होता है, कानून के समक्ष समानता। तो हमारा ए नंबर क्या है, इसमें समानता में आता है। और अस्पृश्यता उन्मूलन ये 17 आर्टिकल 17 में आता है, तो ये भी हमारा होता है समानता का अधिकार। रोजगार का अवसर ये हमारा 16 में आता है, जिसे लोक नियोजन करते हैं, तो ये भी हमारा 16 में आता है। डी नंबर का आर्थिक बराबरी, आर्थिक बराबरी क्या है, ये जो है आर्थिक बराबरी ये नहीं आता है, ये समानता के अधिकार में नहीं आता है, तो यह इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर्थिक बराबरी। 111 नंबर देखें, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10th का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संप्रभु कौन है, भारत में संप्रभु कौन है। देखिए जनता ही चुनती है, जनता ही सरकार, जनता में जो MLA MP होता है वो भी जनता ही होता है कोई ना कोई, तो इसमें जो भी मेन आदमी जो है वो इसमें क्या है, जनता ही है, तो संप्रभु कौन होगा, जनता होगा। दूसरा नंबर है, तारीख़ दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नाम से ही लग रहा है कि ये मुस्लिम वर्ड लग रहा है, तो इसका मुस्लिम होगा, ये ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। अभी हम 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LPG का। अभी देखिए उसी टाइम हम बताए थे कि LPG का फुल फॉर्म पूछ देगा, यहाँ पे देखिए पूछ दिया ना। तो इसका क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस ऑप्शन में है, बी में, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई, तो पटना में हुई थी, आप भी जान रहे हैं। अगर यही भारत में पूछेगा तब कहाँ होगा, तो मद्रास में हुआ था, मद्रास कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस में है, तो वो हरियाणा में है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, आप भी जान रहे हैं कि गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब बनाया गया था, तो ये 2009 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को ही गंगा डॉल्फिन डे मनाते हैं, गंगा डॉल्फिन डे मनाते हैं। डैश मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जा सकता है, तो ये कंजर्वेटिव का मानना था। कुद्रेमुख एक प्रमुख लौह अयस्क है, ये कहाँ का है, तो कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक का है, लौह अयस्क क्षेत्र है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो कमजोर वर्ग का स्थान कौन सा गया, तो आर्टिकल नंबर 342 में दिया गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा। लाला लाजपत राय को क्या कहता है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। महात्मा गांधी को जान ही रहे हैं, बापू कहा जाता है, इनके बहुत सारे महात्मा। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग का विघटन कब हुआ, तो 2014 में हुआ। इसके स्थान पर क्या आया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो
तो ये हुआ 1 जनवरी 2015 को। लेकिन योजना आयोग विघटन कब हुआ? तो 14 में, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया था 1978 में। और ये 1976 भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। 1976 में क्या हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम में होती है। मानसीराम के बाद सेकंड में क्या आता है? चेरापूंजी आता है। मानसीराम और चेरापूंजी ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं मेघालय में। पूछ भी जाता है कि मानसीराम चेरापूंजी किस स्टेट में है, तो ये किस स्टेट में है? तो ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर। 125 क्या कहता है? खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष कैसे बनते हैं, तो ये लाखों वर्ष पहले बनते हैं। जो भी कुछ जीव जंतु मर जाते हैं, दब के नीचे रह जाते हैं, तो लाखों वर्ष बाद ये क्या होता है? गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण बन जाते हैं, यानी जीवाश्म बन जाते हैं। नीचे इसके तार्किक विषय यानी रीजनिंग है, तो ये रीजनिंग आपको तब मिलेगा जब आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि डेट कब आ रहे, तब बैक टू बैक चैनल पे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आपको जीके जीएस ही हम पढ़ाएंगे। और इसके बाद अगर ये आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वीडियो ही मिले, तो आप कमेंट कीजिएगा कि जीके रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश, हिंदी का भी वीडियो चाहिए, तो हम लोग आप लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।